बेबी को भी, मतलब दोनों में से किसी की लाइफ भी डेंजर में हो सकती है। देयर वाज अ फ्रेंड ऑफ माइन जो कि 9 मंथ प्रेग्नेंट थी एंड शी वाज इन हर फुल टर्म। उनका जो बेबी था वो रात के टाइम में वॉर्म में ही मर गया था ड्यू टू हाई बीपी। तो वो फोर्स करते हैं अपने घर की जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको कि भाई आप ये ही खाओ, ऐसे खाओ, सुबह उठ के खाली पेट में ये खाना है आपको। प्रेगनेंसी इटसेल्फ इज अ वेरी स्ट्रेसफुल टास्क, राइट? और उसके ऊपर से एक्सटर्नल फोर्स हम लगाएं तो डबल प्रेशर आ जाता है और आपने ध्यान नहीं दिया तो उस टाइम पे मिसकैरेज के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इस चीज़ स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ। इस वीडियो में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ आपसे, जो कि मेरे ख्याल से स्कूल्स एंड कॉलेजेस में नहीं सिखाते आपको। इस चैनल पे मैं बहुत ही डिफरेंट फील्ड्स के एक्सपर्टीज बुलाता हूँ जिनकी इन डेप्थ नॉलेज होती है। लेट इट बी फिजिशियन, लेट इट बी डॉक्टर, एंड आई एम श्योर कि वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ज़रूर यूज़ होंगे। तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे बहुत ही मोटिवेशन देता है एंड इट गिव्स मी अ मोटिवेशन टू ब्रिंग लॉट ऑफ पीपल्स इनटू दिस वीडियो, और मेरी और आप दोनों की इससे काफ़ी ग्रोथ होगी। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। वेलकम बैक गाइज। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर शिवानी, फिजियोथेरेपिस्ट MPT, एंड शी इज़ बिन इन टू दिस इंडस्ट्री फॉर सेवरल ईयर्स और बहुत सारे पेशेंट्स की इन्होंने हेल्प करी है। और आज हमें अपने गाइडेंस देंगी, आज हमें पूरा बताएंगी प्रेगनेंसी के बारे में कि बहुत सारी लेडीज़ ऐसी होती हैं जिनकी मिसकैरेज होती हैं। बहुत ही छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं हमें जो कि ध्यान रखने होते हैं, बट हम कहीं ना कहीं निगलेक्ट कर देते हैं और इससे कि हमें बहुत ही इश्यूज आते हैं, जैसे कि मिसकैरेज हो गया या लाइफ के बारे में कुछ भी है। तो आज हम सारे के सारा मैम से डाउट्स क्लियर करेंगे कि क्या क्या मिथ्स हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस हमें रखने चाहिए। सो वेलकम शिवानी जी टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू समदर्श, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर। माय प्लेजर। तो शिवानी जी, आप अपना थोड़ा एक्सपीरियंस के बारे में बताना चाहेंगे कि कैसे कैसे अपने पेशेंट डील करें, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं मदर्स को, और प्रेगनेंसी के इशू में क्या क्या चीज़ें होती हैं? बिल्कुल समदर्श। तो मैं पहले अपने बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर शिवानी MPT, और मैंने अपने अभी तक के करियर में जो भी पेशेंट्स देखे हैं वो अलग अलग फील्ड से देखे हैं, जिसमें कि पेशेंट्स जो थे वो प्रेगनेंसी वाले ड्यूरेशन के टाइम पे कुछ प्रॉब्लम्स के साथ भी मेरे पास आए हैं। तो ऐसा नहीं था कि सब लेडीज़ को जो प्रेग्नेंट है हमें सेम प्रोटोकॉल देना पड़ता है, सबके लिए एक इंडिविजुअलाइज हम प्रोटोकॉल सेट करते हैं। तो हमने अपने इस ड्यूरेशन में सबको एक हेल्प दिया है फिजियोथेरेपी से, जिनको नॉर्मल डिलीवरी में उनके लिए एक बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है फिजियोथेरेपी का। दैट्स ग्रेट। तो आज हमारा यही टॉपिक रहेगा कि जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, लेट्स सपोज 3 मंथ में 4 मंथ में उनको कभी मिसकैरेज हो जाता है, बहुत सारे बैक पेन का इशू आता है, कहीं कहीं तो आई थिंक लाइफ थ्रेटनिंग इश्यूज भी होते हैं कि लाइफ का, मेरे ख्याल से बहुत सारी मेरी फीमेल फ्रेंड्स हैं तो वो इसलिए बेबी से भी डरती हैं कि उनको लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी लाइफ पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, हो सकता और है। होता भी आई थिंक लाइफ। तो हम अगर प्रिकॉशंस ना लें छोटी चीज़ों की, तो वो बाद में सम अप होके बहुत बड़ी चीज़ बन जाती है, राइट? बिल्कुल। हमें उस पूरे ड्यूरेशन में और प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले और प्रेगनेंसी हमारी जो डिलीवरी हो जाती है उसके बाद भी एक पूरा एक प्रोटोकॉल है एक्सरसाइजेस को लेकर, डाइट को लेकर, स्लीप पैटर्न को लेकर, जो एक फॉलो करना ज़रूरी है। अगर हम वो नहीं करते हैं तो एट द एंड एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो सकता है जो कि एक प्रॉब्लम में डाल सकता है मदर को भी या बेबी को भी, मतलब दोनों में से किसी की लाइफ भी डेंजर में हो सकती है। स्टेक पे होती है, मतलब मदर की भी स्टेक पे होती है या बेबी की भी स्टेक पे होती है, अगर हम एक प्रॉपर प्रिकॉशन ना लें, राइट? तो आज हम उसी प्रिकॉशन के बारे में बात करेंगे। इफ यू आर प्लानिंग टू हैव अ बेबी इन अबाउट एन ईयर, और आप फेज में हो, उस फेज में जहाँ के आपने बेबी डिलीवर करना है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप थ्रू आउट द वीडियो देखिए, इसमें बहुत सारी मिथ्स भी हम अनकवर करेंगे, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होंगे शायद से आपको ना पता हो, बट कहीं ना कहीं आपकी वो प्रेगनेंसी फेज में काम आए और आप उस चीज़ को यूटिलाइज करके एक हेल्दी और नॉर्मल डिलीवरी कर पाए। देखो समदर्श, क्या होता है, प्रेगनेंसी फिजियोथेरेपी जो है एक ऐसा सेट प्रोटोकॉल तो हम इसमें कोई फॉलो करते नहीं हैं, क्योंकि जो भी लेडी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, कंसीविंग प्लान कर रहे हैं या वो कंसीव कर चुकी है, उनकी बॉडी में इंडिविजुअलाइज चेंजेस हो रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर एक लेडी में कोई पर्टिकुलर चेंज है तो वो दूसरी में भी सेम हो रहे होंगे, ठीक है? तो हमें अपनी बॉडी को, लेडीज़ को अपनी बॉडी को प्रिपेयर भी करना होता है प्रेगनेंसी के लिए, जिसके लिए कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो हम प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले स्टार्ट कर सकते हैं, और उनको एक
प्रॉपर ड्यूरेशन में कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल 3 मंथ्स या 4 मंथ्स तक हम वो प्रोटोकॉल को फॉलो कर सकते हैं। फिर जब आपको लगेगा कि आपकी बॉडी वेल इनफ एक सेटल हो चुकी है, या आप एक मसल टोन या एक स्ट्रेंथ अटेन कर चुके हो, स्टेबिलिटी आ चुकी है कि आप कंसीव कर सकते हो। तो फिर कंसीव करने के बाद जब हमारे पास कोई लेडी आई है कि हाँ जी अब मैंने कंसीव कर लिया है और मैं अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, फिट रखने के लिए कुछ फिजियोथेरेपी लेना चाहती हूँ, कुछ एक्सरसाइजेस करना चाहती हूँ, तो हम एक प्रोटोकॉल उनके लिए सेट करते हैं उनके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग, उनके प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग। तो मतलब ये खाली प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में नहीं है, उसके बाद भी है कि मतलब उसके बाद भी आपको अपनी बॉडी का ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ अ फ्रेजाइल बॉडी, राइट। हमें अगर हम कंडीशन नहीं करेंगे अपनी बॉडी को, आई थिंक जितना ज़रूरी पहले करना है प्रेगनेंसी से ज़रूरी बाद का भी है, राइट। उससे ज़्यादा ज़रूरी है बाद में ध्यान देना, क्योंकि आपकी बॉडी टोटली एक न्यू फेज में जा चुकी है। आपकी बॉडी में बहुत सारे डैमेजेस हुए हैं, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, और जो भी आपने स्ट्रेंथ लूज करी है उस ड्यूरेशन में या लेबर के ड्यूरेशन में, आपको उसको वापस भी तो लेना है, तो इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है उसके बाद भी। देखो समदर्श, अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूं कि एक लेडी की जो स्ट्रेंथ है एट प्रेजेंट वो ड्रास्टिकली चेंज हो चुकी है, बहुत कम हो चुकी है, और कुछ ऐसी भी लेडीज़ है जो उसको मेंटेन करने की पूरी कोशिश कर रही है, मेंटेन भी कर रही है, लेकिन क्योंकि अब हमारा लाइफस्टाइल और हमारी जो लाइफ में जो नीड्स है वो पहले जैसी नहीं रही। पहले जो हमारे घर में मदर होती थी या कोई भी आंटी, कुछ जो भी हमारे घर में होता था, जो भी लेडी होती थी, वो हाउस होल्ड काम ज़्यादा करती थी, तो उनका ऐसा नहीं था कि कोई सिटिंग जॉब है। आज के टाइम पे आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ द वुमेन जो है वो सिटिंग जॉब में भी इंडल्ज है, जिसकी वजह से उनकी फिजिकल एक्टिविटी उतनी नहीं रही है। तो हमारी बॉडी उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ अभी रखती नहीं है जितना पहले के टाइम में थी एक बेबी को कैरी करने की। इसीलिए आज के टाइम में जो डेंजर है एक प्रेगनेंसी को लेकर जो है वो बढ़ चुका है। एज इन के मतलब फर्टिलिटी रेट आप कह सकते हैं, राइट, वो काफ़ी बढ़ चुका है। बिल्कुल। इनफर्टिलिटी आपने सुना होगा कि आज के टाइम में IVF सेंटर्स जो है वो एक वास्ट स्केल पे ओपन हो रहे हैं। हर एक जगह पे आपको एक IVF सेंटर देखने को मिल जाएगा, ब्रांचेस देखने को मिल जाएगी। वो इसीलिए ही है क्योंकि पहले के टाइम पे नेचुरली जो एक कंसीविंग का प्रोसीजर था वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, और आज के टाइम पे कंसीव करना ही इज लाइक अ चैलेंज, माइलस्टोन बन चुका है। मेरे को भी ये चीज़ भी लगती है, बिकॉज ये माइलस्टोन क्यों है, बिकॉज टाइम इज क्लिकिंग, बिकॉज जो प्रेगनेंसी की एज होती है वो लड़कियों की आई थिंक 30-35 होती है, am I right? 32-35 आज के लिए है, लेकिन अगर आप पहले के टाइम को देखोगे तो उस टाइम पे जो हम होता था कि भाई अगर नॉर्मल कंसीविंग चल रहा है तो लोग 26-28 के अराउंड कंसीव कर लेते थे, और उस टाइम पे नॉर्मल डिलीवरीज भी होती थी। अभी क्योंकि मोस्ट ऑफ द वुमेन वर्किंग है तो उनकी कंसीविंग की जो एज है वो अबव 30 हो चुकी है, इसीलिए ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस फेस करते हैं। एवरेज हमारा था जो 25-26 था वो 30-35 हो चुका है, बिकॉज ऑफ वर्कलोड। लेडीज़ को आजकल काम पे जाना होता है, अपना कैरियर ध्यान रखना होता है, इसलिए वो कहीं ना कहीं अपना घर का जो सब घरेलू चीज़ होती है उस पर ध्यान नहीं दे पा रही, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं फ़र्क आ रहा है, राइट। लोग सोचते हैं कि पहले हम सेटल हो जाए लाइफ में और फिर एक बेबी प्लान करेंगे ताकि हम उसको अच्छे से टाइम दे पाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम सेटलमेंट के पीछे भागेंगे तो वो अचीव करना इतना इजी नहीं है, या आप उसको इतनी जल्दी अचीव नहीं कर सकते कि आप उसके लिए प्रेगनेंसी को डिले करते रहें। तो फिर बाद में हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे लेट्स सपोज इफ अ गर्ल इज मैरिंग एट 30, राइट, क्योंकि आजकल एक एवरेज बन गई 28-30, जो 25-26 थी आजकल की लड़कियों की वो 28-30 के अराउंड हो ठीक है। अगर हम 30 में मैरिज करते हैं तो कम से कम हम 2 साल तो लेते हैं, राइट, 32-33, और वहीं फिर कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाती हैं कि आई थिंक हार्मोन्स भी चेंज हो जाते हैं, मेंस्ट्रुअल आई थिंक क्या कहते हैं, मेनोपॉज का भी, क्योंकि आजकल जो है मेनोपॉज की जो एक एवरेज एज थी पहले के टाइम पे वो अराउंड 50 हुआ करती थी, और आजकल जो है वो 40s में होने लग गया है। तो इसीलिए प्रेगनेंसी जब होएगी और अगर ये चीज़ें आप डिले करोगे तो उस टाइम पे इश्यूज तो होने लाजमी है, राइट। तो यही चीज़ है कि लड़कियों को कहीं ना कहीं ये चीज़ समझनी पड़ेगी। मेरे को लगता है कि आई थिंक कैरियर बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड रिस्पेक्ट दैट, बट साइड बाय साइड अगर इफ़ यू आर प्लानिंग अ बेबी और नेचुरल तरीके से, तो आपको थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पे आना पड़ेगा, लाइक 30-31 में बेबी प्लान करना पड़ेगा, इफ़ नॉट परफेक्ट टाइम। अच्छा, व्हाट डू यू थिंक कि हमारा एक परफेक्ट टाइम क्या है बेबी डिलीवरी का?
एक परफेक्ट टाइम तो देखो पर्टिकुलर इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कब आपकी शादी हुई है। लेकिन अगर हम साइंटिफिकली या मेडिकली जाए तो 30 तक आपको कंसीव कर लेना चाहिए, या आपको एक मतलब आपको अगर बेबी चाहिए तो 30 तक ये चीज़ हो जानी चाहिए। तो लाइफस्टाइल से क्या प्रॉब्लम आती है प्रेगनेंसी में, मतलब क्या क्या चीज़ें फेस कर रही हैं आजकल की लड़कियां जो है, तो क्या क्या इशू आ रहे हैं उनको? समझ आपने सुना होगा कि पहले के टाइम में अगर हार्ट अटैक्स होते थे Right. तो एक 60 अबव के एज में हमने ज़्यादा सुनने को मिलता था Right. कि हार्ट अटैक हो गया है, या किसी को बीपी है या शुगर है, तो हमें एक एल्डरलीज में पता चलता था कि इनको बीपी है या शुगर है। लेकिन अगर मैं आज की बात करूं तो आज आप यंगस्टर्स में भी देखोगे कि 35 के अराउंड की एज में भी हार्ट अटैक्स हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा कॉमन है। अभी रिसेंटली ही मेरे एक फ्रेंड को मतलब उसके ऑफिस में ही कार्डियक अरेस्ट आया है, जिसमें फिर उसकी सर्जरी हुई है, स्टंट है, एंड ही इज़ अराउंड 35 ओनली। तो ये सब चीज़ें लाइफस्टाइल की वजह से, जो हमारा वर्क का स्ट्रेस हम जो लेके चल रहे हैं आज के टाइम पे, क्योंकि हम उससे उतने एक्यूरेटली डील नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो स्ट्रेस पूरा पाइल अप होते जा रहा है हमारे माइंड में, और एक ऐसी सिचुएशन को लीड कर रहा है जहाँ पे ये सारी प्रॉब्लम्स अराइज हो रही है, लाइक बीपी है, शुगर है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, लोगों को यंग एज में पैनिक अटैक्स हो रहे हैं आज के टाइम में। अगर आप देखोगे इनके पीछे कुछ डेफिशिएंसीज भी हैं, और जो लाइफस्टाइल है वो तो एक मेजर रोल प्ले कर ही रहा है। और यही सब चीज़ें जब एक लेडी प्रेग्नेंट हो रही है, कंसीव कर रही है, तो उस पूरे ड्यूरेशन में भी अफेक्ट डाल रही है। अगर मैं आपको एक स्टोरी बताऊं तो देयर वाज अ फ्रेंड ऑफ माइन जो कि 9 मंथ प्रेग्नेंट थी, एंड शी वाज इन हर फुल टर्म, और उनका जो बेबी था वो रात के टाइम में वॉर्म में ही मर गया था ड्यू टू हाई बीपी, एंड उनको पता नहीं चला पूरी रात। और जब वो नेक्स्ट डे डॉक्टर के पास गई है फॉर हर डेली चेकअप, तब अल्ट्रासाउंड किया गया और तब पता चला कि बेबी वॉर्म में ही मर चुका है। अराउंड 10 to 12 आवर्स हो चुके हैं उसको मरे हुए, और ये सिर्फ और सिर्फ हाई बीपी की वजह से हुआ। ऐसे ही गेस्टेशनल डायबिटीज़ भी आपने सुना होगा, या लोगों को पहले से भी डायबिटीज़ होती है। बिल्कुल, वाद नहीं, गेस्टेशनल डायबिटीज़ मतलब जो डायबिटीज़ है, जो शुगर लेडीज़ को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो जाती है, उसको हम गेस्टेशनल डायबिटीज़ बोलते हैं। तो इसकी वजह से भी जो बेबी है वॉर्म में भी या उसके बाद भी उसको हाई रिस्क पे रहने का एक मतलब चांसेस होते हैं, या उसको वॉर्म में से जब वो मतलब डिलीवर हो जाता है बेबी, तो चांसेस है कि बेबी को एक अर्ली एज में ही डायबिटिक डायग्नोज हो जाए। इसीलिए हम बोलते हैं कि बेबीज़ को आज के टाइम में आपने सुना होगा कि फर्स्ट जो उसका पूरा 1 साल होता है उस टाइम पे हमें उसको शुगर या सॉल्ट नहीं देना, कुछ भी नहीं देना है। पहले के टाइम पे लोग देते थे। अगर आपके घर में आज भी कोई ऐसे दादी है या कोई बड़े बुज़ुर्ग है और वहाँ पे एक न्यू बॉर्न बेबी हो रहा है आज के टाइम में, तो दे आर लाइक कि आप इसको ऐसी चीज़ें दो जिसमें चीनी हो, लाइक हलवा दे दो, या कोई जिसमें नमक हो, खिचड़ी दे दो जिसमें नमक भी हो, वो ऐसे बोलते हैं। लेकिन जो लेडीज़ है जो ये सब चीज़ें सफ़र कर चुकी है, या जो डॉक्टर्स है आज के टाइम में, वो मना करते हैं। तो ये भी एक ना, इट्स लाइक अ चैलेंज, और एक ये पूरे दिस इज़ लाइक अ वॉर बिटवीन टुडेज जनरेशन एंड आवर एल्डरलीज कि व्हाट टू गिव टू द बेबीज़। बट मदर्स जो है दे आर मेंटेनिंग अ प्रिकॉशनरी डिस्टेंस अबाउट द फूड, सो दैट जो उनके बच्चे हैं उनको वो प्रॉब्लम्स ना हो जो आज के टाइम में बहुत कॉमन है। तो जैसे आपने एक स्टोरी बताई कि बीपी की वजह से भी चांसेस होते हैं, बीपी या हाई शुगर की वजह से भी बेबी के चांसेस होते हैं कि दैट इट कुड लीड टू अ फेटल डेथ, राइट? यस, राइट। जो कि बहुत कॉमन हो चुका है आज के टाइम में, क्योंकि वो जो बीपी है ना, वो आप अगर जैसे हम नॉर्मली अपना बीपी मेजर करते हैं, तो जब आप बीपी मेजर करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपका बीपी हाई है। दैट इज़ नॉट वो वाला बीपी जो मेजर करेंगे। वो इंटरनली है, जो कि जब अल्ट्रासाउंड करते हैं डॉक्टर्स तब उनको पता चलता है। तो ये जो आप बात कर रहे हो, ये बेबी के बीपी की बात कर रहे हो कि मदर की? इट्स नॉट द बेबीज बीपी। ये है कि जो ब्लड प्रेशर है, या जिस प्रेशर से ब्लड बेबी तक जा रहा है, उसका जो प्रेशर है, उस ब्लड का जो प्रेशर है, वो जब ज़्यादा हो जाएगा तो वो हमें सिर्फ अल्ट्रासाउंड करने पे ही पता चलता है। ओके, तो इट्स नॉट अ बॉडी मदर्स बीपी, बट कि कितना ब्लड जा रहा है टुवर्ड्स बेबी। हाँ, उसका प्रेशर हाई से भी मेरे ख्याल से प्रॉब्लम आ सकती है और लो से भी आ सकती है। बिल्कुल। तो हम ये चीज़ कैसे मैनेज करेंगे और ये चीज़ पता कैसे लगेगी? ये टाइम टू टाइम जब कोई भी प्रेग्नेंट लेडी है वो अपनी जो उनकी जो डॉक्टर है उनके पास विजिट करते हैं, तो एवरी विजिट वो एक अल्ट्रासाउंड प्रोसीजर्स होते हैं वहाँ पर, जिसमें जो बीपी है वो सब चेक होता है, जो आर्टीरियल फ्लोज है, जो
जो ब्लड बच्चे तक न्यूट्रिशन पहुंचाता है वो सब चेक होता है। Right. तो हमें तब पता चलता है कि वो नॉर्मल चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो ये आप कितने महीने में रिकमेंड करते हो कि इतने महीने में हमको करवाना चाहिए? इसका कोई ऐसा फिक्स टाइम नहीं है। ये है कि अगर आप लाइक एवरी 10 डे अपने डॉक्टर को विजिट कर रहे हो तो वहाँ पे हर एक ऐसे जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनके पास एक मशीन होती है, अल्ट्रासाउंड मशीन होती है, जो वो अल्ट्रासाउंड करती है प्रेग्नेंट लेडी का और वो पता चलता है। इसके लिए ये नहीं है कि आपको ये 2 महीने में कराना है, 3 महीने में, ये आप एवरी विजिट हो सकता है, डिपेंड्स टू डॉक्टर। तो ऐसे कौन कौन से टेस्ट हैं, जैसे कोई एक मदर जाती है डॉक्टर के पास अपने प्रेगनेंसी टेस्ट करवाने के लिए, कि ऐसा में ऐसे क्या क्या टेस्ट हैं जो हमें माइंड में रखने चाहिए कि आगे पता लग जाए अगर कोई इशू आ रहा है तो वो रिजॉल्व हो जाए? देखो, गेस्टेशनल डायबिटीज़ क्योंकि होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं तो इसके लिए टेस्ट जो है हर एक डॉक्टर करते ही है। ठीक है, जो अब हमारा बीपी होगी जिसके बारे में हम बात कर रहे थे वो भी टाइम टू टाइम होता है। बाकी जो फुल बॉडी एक चेकअप होता है जो कि इनिशियल फेज़ में भी होता है, और अगर डॉक्टर को लगता है कि भाई ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कोई इशू है, यूरिन से रिलेटेड कोई इशू है, ब्लड से रिलेटेड कोई इशू है, या कोई डेफिशिएंसी है, अगर हमारी जो मदर है उनके अंदर कोई डेफिशिएंसी है, तो उन सब के टेस्ट होते रहते हैं ऑन अ रेगुलर इंटरवल्स। तो शिवानी जी, आप एक फिजियोथेरेपिस्ट होने के साथ साथ एक मदर भी है, राइट? तो आपने ऐसे क्या मिथ्स सुनी होंगी, क्या आपको गाइडेंस मिली होगी, या कुछ ऐसे मिथ्स होंगे कि जैसे बोलते हैं ना कि आप ये चीज़ खा लो कि मतलब लड़का पैदा होगा, ये चीज़ पी लो तो लड़का गोरा पैदा होगा। तो मिथ्स क्या है मतलब प्रेगनेंसी के लिए? देखो, मिथ्स तो बहुत हैं जो प्रेगनेंसी से पहले ही स्टार्ट हो जाते हैं, फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी रहते हैं, और इनके पीछे कोई साइंटिफिक रीज़न एज सच कभी मिला नहीं है। मिथ्स जैसे कि आपने सुना भी होगा कई बार कि कुछ चीज़ें खाने से आप बेबी का जेंडर जो है वो पता कर सकते हो, कि मतलब आपको बेबी अगर बॉय चाहिए तो आप ये खाओ पर्टिकुलरली तो आपको बेबी बॉय हो जाएगा। या क्योंकि आपने सुना होगा कि आज के टाइम में जो पुराने ज़माने की लेडीज़ है वो आज के टाइम की जो लेडीज़ है उनको फोर्स करती है कि लड़का हो पहला, अगर बेबी है किसी भी फैमिली में तो वो लड़का हो, उनको ये रहता है। तो अब क्योंकि उनको लड़का चाहिए तो वो फोर्स करते हैं अपने घर की जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको कि भाई आप ये ही खाओ, ऐसे खाओ, सुबह उठ के खाली पेट में ये खाना है, आपको इस पोजीशन में सोना है, और कुछ ऐसी चीज़ें भी है जो हम हर चैनल पे डिस्कस भी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी भी बहुत सारी बातें होती है इन सब चीज़ों को लेकर, या बेबी के कलर को लेकर भी पूरे ड्यूरेशन में ऐसी कुछ चीज़ें खिलाई जाती है लेडीज़ को कि अगर आप वाइट चीज़ें ज़्यादा खाओगे, दूध से नहा दो तो गोरा हो जाएगा। हाँ, तो ज़्यादा जो है बेबी का जो कलर है वो फेयर होगा। बट जो लोग साइंस को समझते हैं या मेडिकल से है और जिनको जो नॉलेज रखते हैं उनको पता है कि ये सब तो क्रोमोसोम्स पे डिपेंड करता है, YZ का खेल है। जो बच्चे को DNAs अपने पेरेंट्स से आए हैं, ये सब चीज़ें तो वो डिसाइड ऑलरेडी कर चुके हैं। ये तो द डे प्रेगनेंसी स्टार्ट उस दिन ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। अब चाहे आप कुछ भी खा लो, कुछ भी पी लो, कैसे भी सो, किसी भी पोजीशन में सो, डजेंट मैटर। ये सब चीज़ें हट जाए सोसाइटी से तो शायद बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं जो इसकी वजह से सफ़र भी कर रही है, उनके साथ एक मेंटल टॉर्चर होता है। ये एक बहुत ही स्ट्रेसफुल चीज़ है। और उसके बाद भी अगर मेरे ख्याल से उनको, मैं देखो आई रिस्पेक्ट द इंडियन कल्चर और मैं वैसे कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, उसके बाद भी अगर वो चीज़ अगर ना मिले तो वो लेडीज़ पे ही करते हैं कि तुम्हारी वजह से ही हुआ है, आपने तो प्रॉपर डाइट खिलाई थी, गोरा नहीं हुआ या जेंडर ऐसा नहीं है। तो आई थिंक बड़ों बुजुर्गों को भी समझना चाहिए कि हाँ, वो बहुत सारी चीज़ों में सही होते हैं, बट कई चीज़ें होती हैं कि जिसका साइंटिफिक प्रूफ भी होता है, तो हमें कहीं वो चीज़ भी माननी पड़ेगी। हाँ, हम आपकी भी चीज़ें भी मानते हैं और आपके रिस्पेक्ट भी करते हैं, बट बीइंग एन अडल्ट, आप बड़े हो तो आपको कुछ बच्चों की भी बात सुननी पड़ेगी और समझनी भी पड़ेगी। क्योंकि ऐसा भी होता है कि जो खाने पीने की चीज़ें हैं कि आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी क्या खाना है, अगर वो आपको एल्डरलीज बता रहे हैं तो ठीक है, आपको फॉलो भी करना चाहिए। लेकिन अगर आज के जो यंग एडल्ट्स हैं, न्यू मॉम्स हैं, अगर वो अपने घर के बड़े बुज़ुर्गों को कुछ बता रही हैं, या अगर दे आर सेइंग नो कि भाई मैं ये नहीं खाऊंगी, मैं ऐसे नहीं करूंगी, या मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है बेबी के जेंडर से, और अगर आप वो लोग उससे ऑफेंड हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल से फिर एक आप प्रेशर जनरेट कर रहे हो उस लेडी के ऊपर जो प्रेग्नेंट है। उसको ऑलरेडी शी इज़ गोइंग इनटू अ चेंज, और उस ड्यूरेशन में उसको एक प्रेशर वाली सिचुएशन में डाल देना जस्ट फॉर द जेंडर ऑफ द बेबी, तो ये एक बहुत बड़ा अफेक्ट होता है उसके पूरे उस स्पैन के लिए। बिकॉज आई थिंक इस डबल प्रेशर की वजह से कहीं ना कहीं बेबी का इम्पैक्ट पड़ता है। आपने जी को प्रेगनेंसी के मतलब बेबी नॉर्मल डिलीवर होगा कि नहीं होगा, ऊपर से आप
पेरेंट्स उस पे और एक्स्ट्रा फोर्स Stress डाल रहे डालें, हैं। तो कहीं ना कहीं आपने जैसे बोला था कि एक ब्लड प्रेशर या कुछ बीपी का आपने बात करी थी, तो वो आई थिंक होना ही है, मतलब लाजमी है वो चीज़ होनी। बिल्कुल बिल्कुल Right? क्योंकि उन चीज़ों को अवॉइड करना, क्योंकि आप उन्हीं लोगों के बीच में रह रहे हो फॉर द होल 9 मंथ, आप उन्हीं लोगों के बीच में उसी सोसाइटी में हो, तो हम सबकी सोच नहीं बदल सकते हैं, हमें सोच किसी की भी नहीं बदलनी है, और जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी तो बिल्कुल भी नहीं बदलनी है। Right. लेकिन ये है कि सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग आ जाए, और हम उनको समझा नहीं सकते XX क्रोमोसोम है, XY क्रोमोसोम है, अगर मैं पेन और कॉपी लेके बैठ जाऊँ एंड तो आई ट्राई टू मेक देम अंडरस्टैंड कि बेबी का जो जेंडर है वो तो मेल पार्टनर पे डिपेंड करता है, वो तो उस लेडी पे डिपेंड करता ही नहीं है। तो लेकिन वो लोग अपने बेटे को नहीं बोलेंगे कुछ भी। एट द एंड अगर उनको बॉय चाहिए था और घर में अगर एक गर्ल का वेलकम होता है, तो वो एट द एंड उस लेडी को ही बोला जाएगा कि भाई आपकी वजह से ऐसा हुआ। जबकि अगर हम देखा जाए जेनेटिकली या साइंटिफिकली इस चीज़ को देख के कंसीडर करें, तो वो टोटली मेल पार्टनर पे डिपेंड करता है। ओके, यस, आई थिंक ये तो वो कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करता है कि हम क्या कंबाइन होगा, राइट? अगर मेल की तरफ से एक्स क्रोमोसोम्स आ रहे हैं, वाई की उसमें वाई आ रहा है, तो वो जब दोनों मिलेंगे तो वो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? आई थिंक इट्स 50-50 चांस। हाँ, मतलब वी कैन नॉट से इट्स अ मेल थिंग और वी कैन नॉट से इट्स अ फीमेल थिंग। इट्स टोटली द परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन कि कौन से क्रोमोसोम्स एक द मोमेंट पे मिल रहे हैं और क्या डिलीवर हो रहा है, राइट? बिल्कुल, ये तो पूरा इस जस्ट लाइक कि आप सोच भी नहीं सकते हो क्या है क्या नहीं है, और आपको सिर्फ ये छोड़ देना चाहिए ऑन द गॉड कि भाई जो भी हमारे को एक गिफ्ट मिलेगा, जस्ट यू हैव टू एक्सेप्ट इट। राइट, आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग। अब लड़का हो या लड़की, आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग एंड वी शुड ओपनली वेलकम ईच एंड एवरी चाइल्ड के जो भी आ रहा है, हमें खुश रहना चाहिए उसी चीज़ में, रादर देन स्टिकिंग टू अ पर्टिकुलर जेंडर, राइट? तो शिवानी जी, ऐसे ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जो एक लड़की फेस करती है कंसीव करने के टाइम, तो आप उसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए। तो संदेश, जैसे अभी हमने पहले डिस्कस किया था कि ऐसे बहुत सारे लाइफस्टाइल चेंजेस हैं और ऐसे बहुत सारी नई नई प्रॉब्लम्स हैं, नई नई बीमारियाँ हैं जो एक अर्ली एजेस में होने लग गई है, तो जिनकी वजह से कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है। जैसे आपने PCOD सुना होगा, या यूट्राइन फाइब्रॉइड्स सुने होंगे, जो कि बहुत कॉमन है। आप देखोगे कि एवरी थर्ड गर्ल इज हैविंग द PCOD, अगर आपने सुना होगा, बहुत ही कॉमन है। या यूट्राइन फाइब्रॉइड्स हो गया, और आजकल ओवरवेट होना, ओवरवेट इसलिए ही ज़्यादा है क्योंकि लाइफस्टाइल हमारा ऐसा हो चुका है, मोर ऑफ द हम जंक फूड पे डिपेंड हो चुके हैं, क्योंकि लेडीज़ के पास उतना टाइम ही नहीं है ना, दे कुक एट होम एंड देन दे सर्व टू देयर फैमिली एंड टू देमसेल्व्स। तो अभी सारा जंक फूड के ऊपर डिपेंडेंसी हो चुकी है, बाहर के खाने के ऊपर, उनका फिजिकल एक्टिविटीज़ कम हो चुकी है, तो इसलिए उनकी बॉडी में जो चेंजेस हैं वो इस तरीके से हो रहे हैं कि वो उनको कंसीव करने में प्रॉब्लम कर रही है। तो बेसिकली हम अपना फूड अच्छा रखें, स्लीप साइकिल अच्छी रखें, तो आपने आई थिंक 3 फेजेस होते हैं लाइफ फॉर्म के। एक न्यू लाइफ फॉर्म अगर हमें अच्छी देनी है तो 3 आई थिंक फॉर्म थे, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, राइट? आई थिंक ये 3 फॉर्म थे जिसे हम कह सकते हैं 3 ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पकड़ के रखनी चाहिए अपनी लाइफ में, ताकि आप एक गुड एंड हेल्दी लाइफस्टाइल जी सके, और आगे एक जो मतलब लाइफ हम दे रहे हैं वो भी एक हेल्दी हो। बिल्कुल, ठीक है। तो बात करेंगे कि मिसकैरेज के बारे में बात करेंगे कि जनरली अगर मिसकैरेज हो रही है तो उसका मेन रीज़न क्या है, मतलब ऐसी क्या चीज़ें हम कर सकते हैं या चीज़ें ना करें जिससे कि हम एक मिसकैरेज, जो कि बहुत बड़ा इशू आ चुका है मिसकैरेज का, तो उसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? कि प्रेगनेंसी में 3 ट्राइमेस्टर्स होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो मिसकैरेज कौन से ट्राइमेस्टर में हो रहा है तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका क्या रीज़न रहा होगा। और मोस्ट ऑफ द मिसकैरेजेस जो है 3 आउट ऑफ 4 जो है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होते हैं। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मिसकैरेजेस जो है वो ज़्यादातर क्रोमोसोमल इश्यूज़ की वजह से होते हैं, या बेबी की अटैचमेंट प्रॉपर नहीं हुई है, या जिस जगह होनी चाहिए वहाँ नहीं हुई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का बेबी यूट्रस तक ना पहुंचकर, उसके वॉम तक ना पहुंचकर अगर फिलिपिन ट्यूब तक ही रह गया, डेवलपमेंट होना पॉसिबल ही नहीं है, तो ये चीज़ भी आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देखने को मिलेगी। ट्राइमेस्टर्स में जो भी हमारी रिलेटेड इश्यूज़ होंगे किसी भी मदर को, लाइक BP, शुगर, या कोई और ऐसी प्रॉब्लम जो पहले रही होगी, लाइक थायराइड होता है आजकल लेडीज़ को बहुत ज़्यादा, तो वो सब चीज़ें सेकेंड ट्राइमेस्टर में मिसकैरेज कॉज कर सकते हैं। तो आई थिंक फर्स्ट सेमेस्टर जो होता है वो सेकेंड 2 से 3 वीक या 4 वीक में, सेकेंड
2 से 4th वीक में होता है, राइट? इट्स लाइक फ्रॉम 1st to 3 months. फर्स्ट टू 3 3 मंथ्स, months, राइट? yes. फर्स्ट से 3 मंथ्स का जो पीरियड होता है वो First फर्स्ट trimester सेमेस्टर होता है, जिसमें हमारे मिसकैरेज के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं ड्यू टू आई थिंक हैवी एक्टिविटीज़ भी हम कह लें। अगर हम हैवी एक्टिविटी करते हैं उसमें या सर्टेन पोजीशन ऐसी होती है तो कहीं ना कहीं वो इफेक्ट पड़ जाता है। मतलब उस टाइम मुझे लगता है कि बेबी पूरा इवॉल्व नहीं हो रखा होता, तो उस पर इम्पैक्ट ज़्यादा आता है, राइट? उस टाइम पे क्या होता है कि बेबी को अटैच होने के लिए एक पोजीशन लेनी पड़ती है। तो अगर आप एक हैवी स्टर्नस एक्सरसाइजेस करोगे या हैवी एक्टिविटीज़ करोगे, स्टेयर क्लाइंबिंग्स बहुत ज़्यादा आपके अगर डेली रूटीन्स में होगी, या आप वॉक कर रहे हो, बहुत तेज़ी से वॉक कर रहे हो, आपने ध्यान नहीं दिया, तो उस टाइम पे मिसकैरेज के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं इस चीज़ों की वजह से। सो हमने ये बात करी बेसिकली 3 सेमेस्टर होते हैं जिसमें फर्स्ट में सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर वी हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट व्हाट वी आर डूइंग। हमें हैवी लिफ्टिंग या हैवी स्टेयर्स नहीं करना चाहिए, मतलब ज़्यादा ऊपर नीचे स्टेयर्स के नहीं करना चाहिए, और अपना जितना रिस्ट्रिक्ट कर सके अपने फिजिकल मूवमेंट्स को वो करनी चाहिए। रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है, आपको जितना कंफर्टेबल हो। मतलब Comfortable। क्या होता है कि जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर का जो पीरियड चल रहा होता है उस टाइम में बॉडी में चेंजेस होना स्टार्ट होते हैं, Okay। हॉर्मोन्स एकदम से पीक पे चले जाते हैं, तो फीमेल में फील नॉजिया, वॉमिटिंग, ये सब Right। उनको रहता है, Right। या उनको बहुत ज़्यादा टायर्डनेस रहती है, दे फील स्लीपी ऑल द टाइम। तो अगर आप उस फेज़ में रेस्ट भी कर रहे हो, एक प्रॉपर रेस्ट ले रहे हो, तो इट्स वेल एंड गुड। आप सिर्फ एक नॉर्मल वॉक भी अपनी उस एक्टिविटीज़ में इंक्लूड कर दोगे फॉर द फर्स्ट 3 months, तो भी वो आपके लिए एक हेल्पफुल साबित होगा एट द एंड। ओके, तो शिवानी टू बी अ मदर, तो अब जो एक टू बी मदर हैं तो उनको ऐसी क्या क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, ऐसी कौन सी फिजियोथेरेपिस्ट एक्सरसाइजेस हैं जो कि वो करें जिससे कि एक हेल्दी बेबी डिलीवर हो? देखो, फिजियोथेरेपी में जो एक्सरसाइजेस हैं वो हमने कोई सेट तो करी नहीं है कि पर्टिकुलरली कि मैंने एक बना दिया प्रोटोकॉल और 10 लेडीज़ अगर मेरे पास आई है जो प्रेग्नेंट है और मैं उनको प्रोटोकॉल दे दूँ कि सबको आपको ये करना है। हमें देखना पड़ता है कि किसको क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, क्या इश्यूज़ हो रहे हैं, क्या सिम्टम्स है, उसके अकॉर्डिंग प्रोटोकॉल हम सेट करके बनाते हैं, जो कि ट्राइमेस्टर टू ट्राइमेस्टर वेरी करेगा। लाइक फॉर द फर्स्ट ट्राइमेस्टर एक्सरसाइज जो है वो हमेशा बहुत ही लाइट रहती है, मेनली हम वॉक पे ध्यान देते हैं, ना कि किसी भी हैवी एक्सरसाइजेस पे। और जैसे जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर क्रॉस होता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में कोई लेडी आती है तो हम उसको नॉर्मल स्ट्रेचिंग्स बता सकते हैं फॉर द अपर लिम, लाइक हम उसको हाथों की, नेक की मूवमेंट्स या चेस्ट मूवमेंट्स के लिए बता सकते हैं एक्सरसाइजेस। और सबसे मेन जो रहेगी, जो आप फॉर ऑल द ट्राइमेस्टर्स कवर कर सकते हो, वो है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ब्रीदिंग एक्सरसाइज का इतना मेजर रोल है कि वो लेबर के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल प्रूव होती है। आई थिंक जो हमने एक्सरसाइज की बात करी, जो हम अक्सर आप एक्सरसाइजेज बता रहे हैं कि ऐसी कौन कौन सी एक्सरसाइज होनी चाहिए जो कि एक मदर को हेल्प करे हेल्दी बेबी में, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा रहता है कि ब्रीदिंग हम कितनी कंट्रोल करें। आई थिंक कहीं ना कहीं ब्रीदिंग से स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। अगर हम ब्रीदिंग को कंट्रोल करें तो वो कहीं ना कहीं मसल्स को भी रिलीज़ करता है एक, और माइंड को भी ऑक्सीटोसिन होते हैं मेरे ख्याल से, कौन सा हार्मोन होता है जो माइंड को एकदम रिलैक्स कर देता है, राइट? ऑक्सीटोसिन तो हेल्प इन द डिलीवरी, क्योंकि वो तो डिलीवरी के टाइम पे अपना एक मेजर रोल प्ले करेगा, राइट? यस। तो ऐसी और कौन से हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन भी होते हैं, ऐसे बहुत सारे ऐसे मेरे ख्याल से हार्मोन्स होते हैं जो कि बैलेंस करते हैं चीज़ों को? देखो, क्योंकि हार्मोनल्स अगर एस्पेक्ट से हम बात करें तो जो हमारी प्रेगनेंसी है उसमें अलग अलग ड्यूरेशंस पे अलग अलग हार्मोन्स जो है वो काम करते हैं, एक्टिव होते हैं। लाइक जब आप कोई भी लेडी कंसीव कर रही है तो उसके इनिशियल फेज़ में जो हार्मोन्स एकदम से शूट आउट करते हैं, उनकी वजह से जो सिम्टम्स आएंगे वो डिफरेंट होंगे। और जब एक लेडी एंड फेज़ में चल रही होगी अपनी प्रेगनेंसी के, तब वही जो हार्मोन्स है जो फर्स्ट ड्यूरेशन में शूटअप हुए होंगे, अब वो रिड्यूस होना शुरू हो चुके हैं, तो उसकी वजह से जो उनको सिम्टम्स आ रहे होंगे वो डिफरेंट होंगे। और अगर मैं हार्मोनल चेंजेस के बारे में बात करूँ और आपने एक नाम लिया ऑक्सीटोसिन, तो ऑक्सीटोसिन इज़ द वन जो कि नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पे हेल्प करता है। जितना ज़्यादा ऑक्सीटोसिन होगा मेरे ख्याल से उतनी एक हेल्दी डिलीवरी, राइट? इट्स नॉट लाइक दैट। ऑक्सीटोसिन का ये रहता है कि अगर किसी लेडी को नॉर्मली पेन स्टार्ट नहीं हो रहा है फॉर द नॉर्मल डिलीवरी, तो हम ऑक्सीटोसिन इंड्यूस करते हैं सो दैट उनको कॉन्ट्रैक्शंस स्टार्ट हो जाए और वो एक नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जा पाए, ना कि सी सेक्शन की तरफ। ओके,
सो इसके लिए आई थिंक मेडिसिन भी आते हैं, जैसे आपका एक एस्ट्रोजन हार्मोन भी होता है, आई थिंक वो मेंटेन्स दैट शूट्स अप इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। जैसे कई लोग, कई लड़कियां ये भी शिकायत करते हैं, जैसे ज़्यादा आयरन या जिंक ले लिया तो वो नोजिया फील करती हैं, राइट। तो व्हाट वी कैन डू कि हम मतलब अपने प्रॉपर मल्टीविटामिन्स भी ले सकें और हमको नोजिया भी ना आ सके, तो इसका क्या है? ये मोस्टली उन केसेस में होता है जब हम सुबह खाली पेट आयरन सप्लीमेंट्स ले लें। ओके। तो हम हमेशा रिकमेंड करेंगे कि आप अपने खाने के साथ आयरन सप्लीमेंट्स लें, मतलब या व्हाइल यू आर हैविंग योर फूड या लाइक लंच और डिनर, तो उस टाइम पे आफ्टर यू फिनिश योर मील आप अपने आयरन सप्लीमेंट्स ले लो, तो उससे नोजिया या वॉमिटिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाते हैं। यस, ठीक है। तो शिवानी जी, आप ऐसे कुछ सुपर फूड्स बताना चाहेंगे ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, क्योंकि हम पुराने समय से सुनते आ रहे हैं कि आप घी खाओ या ये खाओ या ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा खाओ, तो ऐसे कौन से फ्रूट्स या वेजिटेबल्स या ड्रिंक्स होती हैं कि हम वो चीज़ ले सकें जो कि हमें एड करें एक हेल्दी प्रेगनेंसी में? ये पुराने टाइम से आपने बोला कि आप सुने आ रहे हो, तो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ इसके रिगार्डिंग ही, कि पुराने टाइम की लेडीज़ जो थी उनकी जो एक्टिविटीज़ थी वो अलग हुआ करती थी, उनके जो काम थे वो अलग हुआ करते थे। और अगर आप सेम जो डाइट है जो एक पुराने ज़माने की लेडी लेती थी, जो इतने सारे काम करती थी, अगर वो सेम डाइट एक ऐसी लेडी को प्रिस्क्राइब कर दो जो सिर्फ सिटिंग जॉब में इंक्लूड है और कोई एक्टिविटी नहीं है फिजिकल, तो आप खुद बताओ क्या वो डाइट काम कर पाएगी? नहीं, मेरे को लगता है अगर हम जनरली, अगर मैं भी आजकल देसी घी या कुछ ऐसा चीज़ दूँ, अगर मैं वर्कआउट ना करूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं मेरे को लूज मोशंस हो जाते हैं। बिल्कुल, और वो कहीं ना कहीं अपना असर तो दिखाएगा ही ना, अगर आपने वो एक्सेस में ले लिया है या आपने उसको कंज्यूम नहीं करा है अच्छे से या यूटिलाइज नहीं करा है, तो वो अपना इफेक्ट तो कहीं ना कहीं आपको ज़रूर दिखाएगा एट द एंड। लाइक आपने सुना होगा कि जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद फीमेल्स को बोला जाता है कि हर एक चीज़ में घी लो, पानी में भी घी ले लो। अगर मतलब लेडीज़ का अगर बस चले जो घर में है वो आपको पानी में भी घी मिला के दे देगी। तो मैं आपको मतलब जो मेरे देखे हुए एग्जांपल्स है वहीं से ही बता दूँ कि जो घर में उस टाइम पे चल रहा होता है कि लाइक दे यूज टू पुट घी इन योर मिल्क, इन योर चपाती, इन योर सब्जी, और अगर वो आपको हलवा दे रहे हैं किसी में भी वो इतना ज़्यादा घी डाल देते हैं, मतलब जो आपका खाना होगा ना उससे ज़्यादा क्वान्टिटी उसमें घी की होती है। और सपोज़ मैं ही हूँ और अगर मेरी सिटिंग जॉब है और मैंने उस पूरे जो मेरा पोस्टपार्टम पीरियड था उसमें घी कंज्यूम करा है, लॉट ऑफ घी मतलब मैंने ले लिया उस टाइम पे, लेकिन मैंने अगर उसको कहीं ना कहीं यूटिलाइज ही नहीं करा तो वेस्ट नहीं जाएगा, वो अपना इफेक्ट तो दिखाएगा ही। वेस्ट तो वो जब जाता ना जब आपने लिया और उसका आपको बॉडी पे कोई पॉजिटिव इफेक्ट नहीं आया, लेकिन वो आपको नेगेटिव इफेक्ट दिखाएगा। कहीं ना कहीं आप अगर 4, 5 या 6 महीने बाद जब वो घी लेना छोड़ोगे और कोई एक्टिविटी नहीं मेंटेन करोगे तो चांसेस है कि आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम डायग्नोज हो जाएगी। वो एक बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क पे रहने वाली बात होती है अगर आपने उस चीज़ को प्रॉपरली अपने मैनेज नहीं करा है। तो मतलब इससे अल्टीमेटली यही मैं कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप अपने घर में जो भी प्रेग्नेंट लेडी है उनको पोस्टपार्टम पीरियड में उस तरह की डाइट ना दो जो पहले दी जाती थी। अगर उनके लाइफस्टाइल में वो चेंजेस वो नहीं कर पाएंगे उसको मेंटेन करने के लिए, अदरवाइज दे नीड टू बी इन प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटीज़, दे नीड टू फॉलो द प्रॉपर फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस ताकि वो चीज़ें कंज्यूम हो जाए प्रॉपरली बॉडी में और कहीं ना कहीं उनको वो प्रॉब्लम्स ना जनरेट हो, लाइक हार्ट इश्यूज़ हो गए है, कोलेस्ट्रॉल हो गया है। तो ध्यान आप अपनी तरफ से क्या क्या चीज़ें बताना चाहोगे कि हम ये चीज़ हेल्दी है? सी एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, राइट? बट ऐसी कौन सी चीज़ है कि हम जो मॉडरेट अमाउंट में लें और वो बहुत ही कहीं ना कहीं बेनिफिशियल हो? देखो, जैसे अगर आपको घी लेना ही है, ठीक है, तो आप उसको चपाती पे लगाओ एंड जस्ट दैट्स इट। आप अपने जो सब्जी बना रहे हो वो घी में बना लो, बट पोरिंग एक्स्ट्रा अमाउंट उसके ऊपर से डालना और अलग से 2-4 चम्मच वो रिकमेंडेड नहीं होगा, ना ही एक डाइटिशियन के पर्सपेक्टिव से ना ही एक फिजियोथेरेपिस्ट के पर्सपेक्टिव से। तो वो आप नहीं करो तो ज़्यादा बेटर है। So what about dry fruits and ड्राई फ्रूट्स दे ऑल्सो प्ले अ मेजर रोल, मगर हर चीज़ की एक लिमिट है, एक क्वांटिटी है। या आपको जैसे लाइक 4 to 5 अगर आप बादाम ले रहे हो या 4 to 5 काजू आप ले रहे हो तो ये एक लिमिट है, बट इट्स नॉट लाइक कि आप मुट्ठी भर के खा रहे हो पूरा दिन बैठ के सिर्फ उसको लाइक अ स्नैक। जी, अगर हम मैंने कहीं बात सुना भी है कि ना भूख बहुत लगती है, राइट? अगर लेट्स सपोज आपने बोला कि अलग थोड़ी देर बाद भूख लगती है तो उसका उस पीरियड में क्या क्या खाएं? भूख लगने का जो मेन रीज़न है वो जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स होती है उनको
भूख ज़्यादा लगेगी क्योंकि नहीं, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट प्री फेज, मतलब जिसमें एक प्रेगनेंसी पे फेज में है अभी। जो क्रेविंग लग रही है किसी भी लेडी को, वो क्रेविंग ये तो नहीं कह रही ना कि मुझे नूडल्स खाने हैं, मुझे मोमोज खाने हैं। Right. आपको क्रेविंग ये तो नहीं, क्रेविंग ये कहती है कि हाँ मुझे कुछ मीठा खाना है या कुछ नमकीन खाना है, लेकिन क्रेविंग कभी ये तो नहीं बोलेगी ना कि यार मेरे को, मतलब आपका माइंड ये तो नहीं बोलेगा ना आपको यार मोमोज ही खाने हैं। Right. तो यू कैन अवॉइड ऑल द जंक फूड। आप Right. हर चीज़ का, अगर आपको मीठा खाने का मन करे तो एक ऐसा ऑल्टरनेटिव ले लो जो कि आपकी बॉडी को या आपके बेबी को हार्म ना करे, आपको न्यूट्रिशन भी मिल जाए, आपकी क्रेविंग्स भी पूरी हो जाए। आप एक हेल्दी डाइट फॉलो करो जिसमें आपकी क्रेविंग से इंक्लूडेड जो चीज़ें हैं वो हो, लेकिन एक हेल्दी पर्सपेक्टिव से। इनिशियल और मिड फेज़ में अगर है जो प्रेग्नेंट लेडी है तो उस फेज़ में हमें स्टेयर क्लाइंबिंग अवॉइड करनी पड़ती है, क्योंकि स्टेयर क्लाइंबिंग हो गया ये ऐसी पोजीशंस में लेडी को डालता है जिसमें पेल्विक ओपन हो जाता है। पेल्विक ओपन होने से जो डिलीवरी है वो अपने टाइम से पहले होने के चांसेस हो जाते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि जो प्रेग्नेंट लेडी है दे नीड टू अवॉइड द स्टेयर क्लाइंबिंग। लेकिन अगर मैं स्टेयर क्लाइंबिंग की ही बात करूँ तो एंड फेज़ में जब एक लेडी आ जाती है, जब वो डिलीवरी के टाइम के नियर बाय हो जाता है, तो हम स्टेयर क्लाइंबिंग ही रिकमेंड करते हैं, क्योंकि वो उस तब वो ओपन होने में हेल्प करेगा, ईजी कर जाएगा, या नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प करेगा, तो तब वो चीज़ रिकमेंड हो जाती है। तो इसलिए इट डिपेंड्स कि जो लेडी है वो अभी कौन से मंथ में है, किस टाइम में चल रही है, कौन सा ट्राइमेस्टर चल रहा है अभी, और जैसे कितनी देर तक वो प्रेग्नेंट लेडी खड़ी हो सकती है, और क्या क्या प्रिकॉशंस, किस पोस्चर में खड़ा होना है, कैसे बैठना और कैसे लेटना है। खड़ा होना अल्टीमेटली उनको एक टाइम के बाद पेन, लो बैक पेन स्टार्ट कर देगा। जैसे अगर वो बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग कर रहे हैं तो उनको खुद को ही लो बैक पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जो बेबी का वेट है वो फॉरवर्ड और डाउनवर्ड पड़ेगा उनकी बॉडी पे, जिसकी वजह से उनको एक लो बैक में पेन स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, जो कि ऐसे कुछ केसेस में हमने देखा है कि रेडिएट भी होता है पैरों में। इट डिपेंड्स कि कौन सी साइड ज़्यादा अफेक्ट हो रही है, तो उसके उसी वाले साइड के वो पैरों में भी अफेक्ट होना शुरू कर देता है। तो हम रिकमेंड करते हैं कि अगर आप स्टैंडिंग में कोई काम आपको करना ही है तो या तो आजकल बेल्ट्स का यूज़ होता है, हम एब्डोमिनल बेल्ट्स यूज़ कर सकते हैं, जिससे बेबी को सपोर्ट मिल जाता है और फीमेल्स को इतना ज़्यादा प्रेशर फील नहीं होता है अपनी बैक पे उस ड्यूरेशन में। तो कहीं वो बेल्ट्स कहीं ना कहीं, अगर जैसे मैं तभी में बांधते हैं कुछ करते हैं, तो कहीं प्रेशर नहीं डालेगी बेबी पे? वो बेल्ट्स जो है वो ऐसे डिज़ाइन की गई है कि वो मदर के टमी को सपोर्ट करेगी, बेबी की पोजीशन को करेक्ट रखने में भी, मेंटेन करने में भी हेल्प करती है। वो बेल्ट्स ऐसे डिज़ाइन करी गई है, हमें उसको बहुत टाइटली रैप नहीं करना होता अराउंड द एब्डोमेन, वो ऐसे रैप होती है कि वो एक लोअर पोर्शन को सपोर्ट दे। रिसर्च हुई है इस टॉपिक पे भी, और जो रिसर्च के बाद जो हमें एक रिज़ल्ट देखने को मिला है उसमें जो वॉकिंग है या कर्ब वॉकिंग, आपने सुना होगा। कर्ब वॉकिंग में क्या होता है कि हमें एक ऐसे सरफेस पे वॉक करना है जिसमें जो साइड वाला सरफेस है वो नॉर्मल से थोड़ा ऊंचा हो, तो हमें एक पैर अपना उस सरफेस पे रखना होता है, एक नीचे, मतलब हमें ऐसे वॉक करना, ऑल्टरनेटली हमें अपना पैर रखना होगा, तो इसको हम कर्व वॉकिंग कहते हैं। या हमें स्क्वैट्स हमने एक देखा है, उसका भी एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट है नॉर्मल डिलीवरी की तरफ अगर एक लेडी जाना चाहती है, तो स्क्वेटिंग्स जो हो गई वो हो गया। या एंड फेज़ में अगर एक लेडी दिन में 2 से 3 बार वॉक करती है फॉर अराउंड 30 to 40 मिनट्स, तो उसका एक बहुत ही मेजर रोल प्रूव हुआ है। ऐसी आप टिप्स क्या देना चाहोगे यंग लेडीज़ को जो कि कंसीव करने वाली है, कंसीव है? क्योंकि आज के टाइम में जो यंग लेडीज़ है उनको पहले से ही बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं, तो मेरा ये एक रहेगा कि आप पहले उन इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के ऊपर ध्यान दें। जब वो इश्यूज़ रिजॉल्व हो जाए तो आप अपनी जो हेल्थ है उसको मेंटेन करें, या ऐसा कोई लाइफस्टाइल दोबारा से ना अटेन करें जिसकी वजह से वो इश्यूज़ वापस आ जाए, क्योंकि ये जो इश्यूज़ हैं इनको वापस आने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। लाइक PCOD अगर हमने इसकी बात करी है पहले, आपको ध्यान होगा, तो ये जितनी जल्दी रिकवर होगा उतनी जल्दी वापस भी आ जाएगा अगर उस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया जाएगा मेनटेन करने में। तो पहली बात तो ये कि हम उनको सबको करेक्ट करें और फिर मेंटेन करें। फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो स्टेज वाइज हमारी एक्सरसाइजेस है, जो प्रिकॉशंस है, जो डूज एंड डोंट्स है, हम उनको फॉलो करें। एंड स्टेज में हमें एक्सरसाइजेस पे, वॉक पे, डाइट पे जो ध्यान देना है, अपने स्लीप पैटर्न पे वो प्रॉपर हम दें। हम क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, ये सब हमें पता होना चाहिए। हमें टाइम टाइम पे एक्सरसाइजेस करनी है। ऐसा नहीं है कि मतलब आप लेथार्जिक फील कर रहे हो, आप बहुत टायर्ड फील कर रहे हो तो आज मुझे एक्सरसाइज नहीं करनी है, या 1-2 दिन बाद कर लेंगे, कोई बात नहीं, प्रेगनेंसी ही तो है, रेस्ट करने का टाइम होता है। ये भी एक मिथ है।
अगर आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि प्रेगनेंसी है, इसमें क्या इतना ज़्यादा एक्टिविटी करनी है, क्यों इतना अपनी बॉडी को एक्सर्शन देना है। आप इस पूरे ड्यूरेशन में आप लेडीज़ क्या करती है कि फुल बेड रेस्ट पे चले जाती है, या कुछ ऐसी पोजीशंस वो अटेन करते हैं जो कि उनको कंफर्ट लगती है और उसी पोजीशन में वो रहना पसंद करते हैं, जबकि आपको उनको अवॉइड करना है और एक नॉर्मल पोजीशंस को लेना है जो कि एक नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प करे। सो you have to be active, don't be just lethargic कि आप बेड पे लेट गए just because you are comfortable, you don't have to be। आपको एक्टिव रहना पड़ेगा जिससे कि आपका बेबी भी हेल्दी हो, प्रॉपर ब्लड सप्लाई हो, जैसे कि प्रॉपर न्यूट्रिशन पहुंचे बेबी की तरफ, तभी वो एक हेल्दी होगा, राइट। और लेजीनेस से क्या होगा, आपका ब्लड फ्लो नहीं होगा बॉडी में, आप एक ही पोजीशन पे लेटे रहोगे या कुछ। बेबी को भी एक्सरसाइज कर रहे हो, कोई मूवमेंट कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने कोई एक्सरसाइज कर ली है कि बेबी की पोजीशन बिल्कुल हेड नीचे तो ऊपर चले जाएगा, ऊपर है तो नीचे हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो हम एंड फेज में एक्सरसाइजेस करते हैं वो हेल्प करती है बेबी के हेड को डाउन लाने में। जैसे मैंने आपको बताया था, कर्व वॉकिंग हो गई है, या स्टेयर क्लाइंबिंग हो गया है, साइडवेज स्टेयर क्लाइंबिंग हो गया, ये सब पोजीशन हेल्प करती है बेबी को इस पोजीशन में मूव करने में कि नॉर्मल डिलीवरी की तरफ एक लेडी जा सके। एक नॉर्मल डिलीवरी कैसे कहेंगे, जैसे कि हमारा जो बेबी का हेड है वो आई थिंक स्पाइन के अपोजिट होता है, दैट इज योर नॉर्मल डिलीवरी, राइट। बेबी का हेड स्पाइन के अपोजिट, आप इसको किस पर्सपेक्टिव से कह रहे हैं पता नहीं, लेकिन हम इसको ऐसे समझते हैं नॉर्मली ये कि अगर जो बेबी का बैक ऑफ द हेड का जो रीजन है वो अगर मदर के वॉर्म में, मतलब मेरे अगर पेट के साइड है अगर वो हिस्सा, तो वो नॉर्मल माना जाता है। नॉर्मल यानी कि वो नॉर्मली एक डिलीवरी को ज़्यादा उसकी तरफ जाएगा, वो इजी हो जाएगा मदर को डिलीवर करना बेबी को। तो शिवानी, मैंने बहुत सारे ऐसे सिनारियोज भी सुने जहाँ डॉक्टर खुद कहते हैं कि अभी एक्सरसाइज मत करो, ये चीज़ें मत करो, या ऐसे सर्टेन चीज़ें करो जस्ट टू मेक आउट सम मोर मनी। मतलब डॉक्टर्स कुछ पैसे कमाने के लिए ऐसी ऐसी एक्सरसाइजेज आपको बताते हैं, कुछ चीज़ें बताते हैं जिससे कि ऑपरेशन करके ही प्रेगनेंसी में वो बेबी डिलीवर होता है। क्या ये चीज़ सच है? बिल्कुल, ये चीज़ एकदम सच है। आजकल मोर ऑफ द सी सेक्शन की तरफ डॉक्टर्स जो है वो ज़्यादा लेके जाते हैं अपने पेशेंट्स को, ताकि वो मोर ऑफ द मनी जो है वो अर्न कर सके। हर केस में ये चीज़ सही मतलब सच भी नहीं होती है, कभी कभी कॉम्प्लिकेशंस जो है वो बता रहे हैं किसी भी लेडी को, वो ट्रू भी होते हैं। तो जो चीज़ें मना कर रहे हैं, एक्सरसाइजेस करने से अगर मना कर रहे हैं या रेस्ट लेने के लिए बोल रहे हैं, तो वो आपको करना भी चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है। मतलब आँख बंद करके जो अंधा भरोसा है ना किसी के ऊपर, किसी भी डॉक्टर के ऊपर, वो आपको नहीं करना चाहिए। आपको किसी ने अगर ये बोला है कि आपको एक्सरसाइजेस नहीं करनी है, एंड फेज़ में भी नहीं करनी है, या कभी कभी ऐसा होता है कि जिस फेज़ में एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी होता है उस फेज़ में डॉक्टर आपको मना कर देगा क्लियर कट कि भाई अगर आपने इस टाइम पे एक्सरसाइज करी तो आपका पेल्विक ओपन हो जाएगा, बेबी की डिलीवरी टाइम से पहले हो जाएगी, बेबी इमेच्योर जो है वो बॉर्न हो जाएगा। वो डरा देते हैं पेशेंट्स को। तो उस टाइम पे तो किसी भी पेरेंट के लिए वो जो बच्चा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, उसको दिखेगा नहीं यार नहीं एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, वो नहीं देख पाएगा चीज़ें। और जब फर्स्ट बेबी होता है तब ज़्यादा ही पेशेंट्स जो है वो डरे हुए होते हैं बेबी को लेकर, मदर को लेकर, तो बहुत ज़्यादा ही प्रिकॉशंस जो है वो यूज़ करते हैं जो भी डॉक्टर ने बोला होता है। लेकिन अगर कभी भी ऐसा आपको बोला गया है तो मैं ये बोलूँगी कि आपको एक सेकंड ओपिनियन लेना चाहिए, हमेशा लेना चाहिए, या अपने किसी नोन से बात करो जो आपको किसी एक ऐसा डॉक्टर रिकमेंड करे जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सको। तो आप अपनी रिपोर्ट्स, अपना जो भी डायग्नोज है या जो भी आपकी कंडीशन है उस टाइम पे वो उस डॉक्टर को आप बताओ। अगर फिर भी ओपिनियन सेम रहता है डॉक्टर्स का तो आप जो भी बोला गया है आपको नहीं करना है या जो करना है वो आप कंटिन्यू कर सको। और ज़रूरी नहीं है कि हमेशा डॉक्टर ही ये चीज़ बोले, कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रू कॉम्प्लिकेशंस है या आपकी प्रेगनेंसी में कुछ इश्यूज़ है या आप ज़्यादा मूवमेंट्स नहीं कर सकते, एक्सरसाइजेस नहीं कर सकते हो, तो डॉक्टर आपको मना करेंगे एक्सरसाइज नहीं करनी है। लाइक कभी कभी ऐसा होता है कि लेडीज़ में यूट्राइन फाइब्रॉइड्स प्रेजेंट होते हैं और वो कंसीव कर चुके होते हैं, तो हम उस टाइम पे उनको ज़्यादा मूवमेंट नहीं अलाउ कर सकते क्योंकि वो फाइब्रॉइड्स की वजह से जो वॉर्म में जो उसकी कवरिंग है वो फट सकती है। तो उसको हमें मूवमेंट्स को मना करना होता है उस टाइम पे, सिर्फ जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ है वो कर सकते हैं। लेकिन जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो उनको हमेशा यही लगेगा कि डॉक्टर जो है वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए ये बात बोल रहा है आपको। ऐसा कुछ नहीं है, कंटिन्यू विद द एक्सरसाइजेज, या वो आपको फोर्स करेंगे घर का काम करो नीचे बैठ के पोछा लगाओ, ये सब चीज़ें करने के लिए वो आपको फोर्स करते हैं। और ये भी देखा जाता है कि जब ऐसा हुआ है तो कुछ केसेस में मिसकैरेज भी हुए हैं इन सब चीज़ों की वजह से।
तो शिवानी, लास्ट कुछ आप मैसेज देना चाहोगे अपने जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, या कुछ स्पेशली टीनेजर्स गर्ल्स हैं या जो अबाउट 30s हैं, हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए, या कुछ भी? मैसेज यही है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि अपने आप को हेल्दी रखो। आप जो भी आपके लाइफस्टाइल है, जो भी आपका वर्क स्टाइल है, उसकी वजह से जो भी आपको स्ट्रेस है उसको बेटर तरीके से डील करो, ताकि वो स्ट्रेस आपको फिजिकली या मेंटली अफेक्ट ना कर पाए, ना बेबी को अफेक्ट करे, या अगर आप प्लान कर रहे हो तो उसको अफेक्ट ना करे। और जो भी आपके घर में बड़े बुज़ुर्ग हैं, वो अगर आपको प्रेगनेंसी से पहले, उसके टाइम पे या उसके बाद कुछ बोल रहे हैं, कुछ खाने के लिए, करने के लिए, कुछ भी चीज़ें बोल रहे हैं, तो उस चीज़ के बारे में पहले आप पढ़ो, सर्च करो, थोड़ा रिसर्च खुद से भी थोड़ा सा करो, तब फॉलो करो। सेल्फ नॉलेज होनी चाहिए, मतलब आँख बंद करके हर एक चीज़ को एक्सेप्ट करके फॉलो करना। अल्टीमेटली आप उनको खुश करने के लिए अपने आप को, यू आर सैक्रिफाइसिंग टू लाइफ हियर, राइट? हाँ, 2 लाइफ आप सेक्रीफाइस कर रहे हो या स्टेक पे आप डालते हो। तो ऐसा नहीं है कि आपको उनको खुश करना है, तो वो जो भी कह रहे हैं आप उसको आँख बंद करके मानो। अगर आपको कुछ गलत लग रहा है तो उनको समझाने की आप क्षमता भी रखो। आपको पता होना चाहिए कि आपको उनको क्या बोलना है, क्या नहीं। या आपके पास ऐसे सॉलिड रिसर्च हो या प्रूफ हो, आप अपने हस्बैंड को समझाओ। अगर आपके हस्बैंड भी वेल इनफ उस चीज़ से एजुकेटेड है तो वो भी आपको सपोर्ट करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि, मतलब आपने सुना होगा कि घी के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है पोस्ट प्रेगनेंसी। तो ऐसी एक स्टोरी मैं आपको छोटी सी बताना चाहूँगी, जस्ट टू एंड अप ऑल दिस थिंग, कि एक मेरी कज़न थी, उसकी फैमिली में 2 और जो थी फीमेल्स थी, जो पहले वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी मेरी कज़न से पहले। तो उनके यहाँ पे ये था कि आपको पोस्ट प्रेगनेंसी कुछ एक फ़िक्स अमाउंट ऑफ घी खाना है, ख़त्म करना है इन अ फिक्स टाइम। तो वहाँ पे ये कंपटीशन हो गया कि जो आपसे पहले 2 बहुएं थी घर में, उन्होंने तो यार इतने टाइम में वो घी ख़त्म कर दिया। लाइक दे आर लाइक यार उसने तो 1 महीने में खा लिया, या दूसरे वाले ने तो 20 दिन में खा लिया। अभी तो ये चीज़ें क्या है, जो लेडी है या जो मेरी कज़न थी ना, उसके ऊपर एक प्रेशर जनरेट हो गया। शी वॉज ट्राइंग कि वो सबको समझाए कि उसका लाइफस्टाइल या उसकी जो बॉडी है वो उस तरीके से नहीं है कि वो इतना सारा घी अगर खा भी लेगी तो उसको कोई हार्म ना करे या एब्जॉर्ब कर ले। उसको यूटिलाइज़ करना भी तो ज़रूरी था ना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना जो काम वो कर रही है, जो पहले वाली 2 बहुओं ने किया था वो सेम उसका हो। तो उसका कॉन्सिक्वेंस ये निकला कि उसने प्रेशर में खा लिया, जितना मना कर सकती थी करा, लेकिन आफ्टर 7-8 मंथ्स उसने जब अपना फुल बॉडी चेकअप कराया तो शी इज़ डायग्नोज नाउ विद कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल, एंड शी इज़ ऑल्सो गोइंग टूवर्ड्स द डायबिटिक कंडीशन। तो आपको सफ़र करना पड़े, उस चीज़ को आपको बचाना है, वो अपनी नॉलेज को यूज़ करो, इंटरनेट को यूज़ करो। इंटरनेट में हर एक चीज़ सच भी नहीं होती है, तो एक रिसर्च, प्रॉपर रिसर्च होना ज़रूरी है। या शिवानी, थैंक यू। आप आज हमारे पॉडकास्ट में हमें बहुत सारी चीज़ें पता लगी। आई होप व्यूअर्स को भी बहुत सारी नॉलेज मिली होगी, स्पेशली फॉर द लेडीज़ दैट इज़ इन एज ग्रुप बिटवीन 20 to 30। कैसे मिसकैरेज होती है, कैसे हम अपनी मसल स्ट्रेंथ कर सकते हैं, हमें किस पोजीशन में खड़ा होना है, हमें कैसी कैसी चीज़ें अवॉइड करनी है, क्या खाना है, क्या पीना है। तो आज हमने सारे टॉपिक में कवर करा और वी आर वेरी थैंकफुल आप शिवानी इस पॉडकास्ट में आए, आपने अपना टाइम निकाला। सो वी आर ब्लेस्ड दैट यू आर हियर एंड गाइडिंग द ऑडियंस। आई होप आप अपना कैरियर आगे भी ऐसे परस्यू कर पाएँ। बिल्कुल समझ, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर। मैं आई होप कि मैंने जो एक गुड अमाउंट ऑफ नॉलेज है वो शेयर करी होगी आपके व्यूअर्स से। थैंक यू। तो गाइस, आज का हम पॉडकास्ट नहीं ख़त्म करते हैं। अगेन आई विल रिक्वेस्ट यू, मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें लाता हूँ जो कि नॉलेजेबल हैं, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना से जितना इस वीडियो को अपने ग्रुप से 20 से 30 के एज ग्रुप में है जो कि कंसीव करना चाहती हैं या ऑलरेडी बीन कंसीव, तो ये वीडियो शेयर करें ताकि they will have a bit of knowledge about pregnancy and what precautions they should take, right? So signing off, thank you for watching, peace out.